किट्टू मिट्टू स्टोरी बुक। मंगरू नदियापुर राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था और कपड़े बेचने का काम करता था। एक दिन मंगरू कपड़ा बेचते बेचते पूरा गांव घूमा, लेकिन एक भी कपड़ा नहीं बिका। कुछ ही समय में मंगरू अपने घर पहुंचा और पानी पीकर सोने चला गया। मंगरू सोने की कोशिश करता है, लेकिन भूख की वजह से वो सो नहीं पाता। अगर मैं अपने गांव में ही कपड़े बेचते रहा तो ऐसे में तो मेरा गुजारा होगा ही नहीं और मैं भूखा ही मर जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, कल से मैं दूसरे राज्य जाऊंगा जिससे मेरे कपड़े भी बिक जाएंगे और कपड़ों के अच्छे दाम भी मिलेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। इतना बोलकर मंगरू जैसे तैसे करके पूरी रात गुजारता है। सुबह होते ही मंगरू जल्दी जल्दी कपड़ों की एक बड़ी पोटली बनाता है और अपने सिर पर रखकर दूसरे राज्य के लिए निकल जाता है। चलते चलते मंगरू अपने राज्य से काफी दूर आ जाता है और एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकता है। तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। कौन है यहाँ पे? कौन है? मेरे सामने आओ। कौन है? मंगरू ऐसा बोलते हुए आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगा। वो आवाज एक झाड़ी के पीछे से आ रही थी। झाड़ी को हटाकर देखा तो एक गिलहरी सामने आया जो पूरी तरह से घायल था। अरे ये क्या? ये तो एक गिलहरी है। एक गिलहरी भला इंसान की आवाज में कैसे बोल सकता है? अरे तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? कहीं तुम कोई मायावी तो नहीं हो? नहीं 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 नहीं, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। मैं भी पहले दूसरी गिलहरी के जैसे साधारण गिलहरी हुआ करता था। एक दिन ना मैं पेड़ से जैसे ही नीचे उतरा तभी एक गिद्ध की नजर मुझ पे पड़ गई और वो मुझे अपने पंजों में कस के पकड़ लिया और उड़ गया। गिद्ध के नुकीले पंजे मेरे शरीर पे चुभने लगे। मैं खून से लथपथ हो गया था। तभी अचानक उसके पंजे खुले और मैं नीचे एक सन्यासी की गोद में गिरा। अरे ये क्या? गिलहरी इस हालत में? हे राम, ये तो पूरी तरह से खून से लथपथ है। लगता है ये किसी शिकारी पक्षी के पंजे से छूटकर गिर गया है। चलो इसके जख्मों पर औषधि लगा देता हूँ। हाँ, फिर उस दिन उस सन्यासी ने मेरे जख्मों पर औषधि लगाया, जिससे मैं कुछ दिनों में ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उन्हीं के साथ रहने लगा। इस तरह कई साल बीत गए। तब एक बार सन्यासी ने मुझे बुलाया और बोला, अरे छुटकन, पता नहीं क्यों मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक वैसे ही मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। काश तू भी बोल पाता, जिससे हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते तो कितना अच्छा होता। सन्यासी की बातों को सुनकर मैं खुशी से उछलने लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे देख वो खुश हो गए। शायद उन्हें लगने लगा कि मैं भी मनुष्यों की भाषा बोलना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि आज से तुम भी हम मनुष्यों की भाषा समझ पाओगे और इंसानी भाषा बोलने लगोगे। बस उस दिन के बाद से मैं इंसानी भाषा बोलने लगा हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ और इस हालत में कैसे? वो गिद्ध देख रहे हो ना? जब मैं कुटिया से बाहर निकला तो उस गिद्ध ने मुझे अपने पंजे में पकड़ लिया। तब मैंने उसके पैर को अपने नुकीले दांतों से काट लिया, जिससे कि गिद्ध के पंजे खुल गए और मैं यहाँ पर गिर पड़ा। तब से वो गिद्ध मुझ पर नजर गड़ाए वहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ से मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा वो मुझे कच्च से पकड़ लेगा। मुझे बचा लो,
मुझे बचा लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मुझे कुछ भी करके बचा लो बस। गिलहरी की बातों को सुनकर मंगरू ने उस गिद्ध को पत्थर मारकर भगा दिया और उस गिलहरी को झाड़ी से निकालकर अपने साथ ले गया। इस तरह मंगरू कुछ कपड़ों को बेचता है और शाम तक अपने घर पहुंच जाता है। हाँ, आज तो बहुत थक गया हूँ। चल भाई गिलहरी, हाँ, जल्दी से सो जा, कल फिर उसी गांव में कपड़े बेचने के लिए जाना है। चल अब जल्दी से सो जा। इस बेचारे का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, फिर भी ये किसी से कोई शिकायत नहीं करता। इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। चलो कुछ ना कुछ तो करूंगा, पर अभी सो जाता हूँ। देखो मंगरू भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे काम में हाथ बटाऊं। क्या है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से तुम अपने हिस्से का खाना तो मुझे दे देते हो, लेकिन खुद भूखे रहते हो। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता मंगरू कि आप मेरी वजह से भूखे रहो। अरे भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, कुछ मत कहो। आज से कपड़े मैं ही बेचूंगा, बस हो गया फैसला। हाँ हो गया फैसला? तो चलो, हो गया फैसला। ठीक है भाई, आज से कपड़े तुम ही बेचना। अब खुश? इतना बोलकर दोनों बाजार पहुँचे। कपड़े ले लो, छोटों के लिए कपड़े ले लो, बड़ों के लिए कपड़े ले लो। रंग बिरंगे सूती कपड़े, लाल हरे पीले नीले, छोटे बड़े बुजुर्ग के लिए, सबके लिए कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। अरे वाह 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 भैया, ये गिलहरी तो इंसानी आवाज में बोल रहा है, क्या बात है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और मंगरू के सारे कपड़े बिक गए। 50, 70, 80 और ये 100। अरे गिलहरी भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तो सारे के सारे कपड़े बिक गए और बढ़िया कमाई भी हो गई। अब से तुम ही कपड़े बेचना। क्या मस्त आवाज लगाते हो, कपड़े ले लो। रोज की तरह मंगरू बाजार जाता और अच्छा मुनाफा कमाता। कुछ ही दिनों में मंगरू के पास बहुत पैसे हो गए और वो हंसी खुशी रहने लगा। तभी एक बार महाराज और राजकुमारी राज्य भ्रमण के लिए निकले। पिताजी, यहाँ कैसी भीड़ लगी है? सेनापति, रथ को वहीं पर ले चलो। राजकुमारी और महाराज जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें देख सभी लोग वहाँ से भाग गए। गिलहरी को इस तरह इंसानी आवाज में बोलता देख राजकुमारी बहुत खुश हुई। पिताजी, ये इंसानी आवाज में बोलने वाला गिलहरी मुझे बहुत पसंद है। इस गिलहरी को मैं अपने साथ राजमहल ले जाना चाहती हूँ। ये हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाएगा। नहीं महाराज, आप ऐसा ना करें। ये मेरा मित्र है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। इसकी वजह से ही तो मेरा घर चलता है महाराज। इसे मुझसे दूर मत कीजिए महाराज, कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं पिताजी, ये गिलहरी मुझे हर हाल में चाहिए। अगर आप इस गिलहरी को राजमहल लेकर नहीं गए तो मैं खाना पीना सब त्याग दूंगी। राजकुमारी के हठ के सामने महाराज की एक नहीं चली। वो विवश होकर मंगरू से बोले, व्यापारी, इस गिलहरी के बदले हम तुम्हें 1000 सोने के मोहरे देंगे। इसे तुम हमें दे दो। क्षमा करिए महाराज, ये गिलहरी मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। अच्छा, तो ठीक है, हम तुम्हें 1000 सोने के मोहरे की जगह 10,000 सोने की मोहरे देंगे। और अगर ये भी कम पड़े तो तुम बोलो, हम तुम्हें मुंह मांगा जो भी तुम कहोगे उतनी मोहरें दे देंगे। लेकिन तुम्हें इस गिलहरी को हमें देना होगा। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें
मृत्यु दंड देंगे। महाराज, महाराज, आप मेरे मित्र को कुछ मत कीजिएगा। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। कैसी शर्त? महाराज, मेरी पहली शर्त ये है कि आप इसे इतना धन दे दीजिए कि इससे इसकी जिंदगी आसानी से गुजर जाए, और मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं जब चाहूं अपने मित्र से मिल सकूं और मेरा मित्र भी मुझे मिल सके। बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश है। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल चलो। मंगरू न चाहते हुए भी गिलहरी को अपने साथ लेकर महाराज के साथ चला जाता है। महाराज ने मंगरू को एक पोटली भर सोने की मोहरें दी। अरे मित्र, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें मुझ गरीब के साथ रहने में कोई परेशानी थी क्या? क्या मैं तुम्हें खिला नहीं पाता था क्या? नहीं नहीं मित्र, कैसी बातें करते हो? आखिर मुझे तुमसे क्या परेशानी हो सकती है? मित्र, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो महाराज तुमको मृत्यु दंड दे देते और हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाते। लेकिन अब हम दोनों जब चाहे एक दूसरे से मिल सकते हैं और तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा, और आज से तुम सुखी जीवन बिताओगे। ये तो अच्छा हुआ ना? मंगरू ये सब सुनकर सोने की मोहरें लेकर अपने घर चला आता है। समय बीता और कई साल गुजर गए। मंगरू का जीवन शांतिपूर्ण गुजर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पिता के किए गए सौदे का असर अब उस पर पड़ने वाला था। अब 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब मैं उस लकड़हारे के पास जाता हूँ और शर्त के अनुसार वो लकड़हारा एक जिन्न बन जाएगा और उसी पेड़ में कैद हो जाएगा, और मैं आजाद हो जाऊंगा। वो जिन्न जब उस घर के सामने आया तो देखा कि सब कुछ बदल गया है। जहाँ एक बड़ा सा सोने का महल था, वहाँ पर एक छोटा सा मिट्टी का घर है। अरे ये क्या? यहाँ तो उस लकड़हारे का बड़ा सा सोने का महल था जिसे मैंने उसे वरदान में दिया था। अब तो यहाँ एक छोटा सा घर है। चलो जाकर देखता हूँ कि इस घर में कौन रहता है। जिन्न उस घर के पास गया और उसने खिड़की से झांक कर देखा। माँ, पिताजी, आज आपकी ना बहुत याद आ रही है। आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे सूनी सी हो गई है। घर तो अब भी वही है, पर इसमें वो अपनापन नहीं है। अब ये घर नहीं, दीवारों का एक कमरा है। आपके बिना हर खुशी अधूरी लगती है। आप दोनों के बाद मेरा मित्र गिलहरी ऐसा था जिसके साथ रहने में मुझे खुशी मिलती थी, लेकिन महाराज ने उसे भी मुझसे दूर कर दिया, ले गए उसे अपने साथ। पता नहीं क्यों जिस भी चीज से मुझे खुशी मिलती है, भगवान उसे मुझसे छीन क्यों लेता है। माँ, पिताजी। अच्छा, तो ये उसी लकड़हारे का बेटा है। इसका मतलब वो लकड़हारा मर चुका है। लेकिन अब उस लकड़हारे की शर्त का क्या? नहीं, शर्त तो पूरी होकर रहेगी। भाई, मुझे आजाद होना है। उस लकड़हारे ने मेरे साथ धोखा किया, ऐसे तो मैं कभी आजाद ही नहीं हो पाऊंगा। एक जिन्न से छल। जिस तरह बाप का कर्ज बेटा चुकाता है, उसी तरह से बाप के कर्मों की सजा बेटे को मिलेगी, वो भी अपनी जान देकर। जिन्न मंगरू के सामने प्रकट हुआ। जिन्न को देख मंगरू डर से कांपने लगा। कौन हो तुम
और मेरे घर में कैसे आ गए? तुम्हारे पिता ने मुझसे सालों पहले एक सौदा किया था और अब वो सौदा पूरा करने का समय आ गया। सौदा? कैसा सौदा? मैं वो जिन्न हूँ जिसने तुम्हारे पिता की 3 ख्वाहिशें पूरी की थी। जिन्न मंगरू को सारी बात बताने लगा। तुम्हारे पिता की तीसरी ख्वाहिश पूरी होते ही मैं आजाद हो जाता और वो एक जिन्न बनकर उसी पेड़ में कैद हो जाता। लेकिन तभी तुम्हारे पिता ने अपनी चालाकी से आखिरी ख्वाहिश में मांगा कि हे जिन, मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश ये है कि 100 सालों तक तुम इस समुद्र के लहरों को गिनो। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये समुद्र 100 सालों में कितनी बार लहरें मारती है। चलो शुरू हो जाओ। वो उसकी तीसरी ख्वाहिश थी, इसीलिए मुझे 100 वर्षों तक समुद्र के लहरों की गिनती करनी पड़ी। लेकिन अब वो समय आ गया है और तुम्हारे पिता की जगह तुमसे उसकी कीमत वसूल करूंगा। अब पता चलेगा कि एक जिन्न से चालाकी करने का क्या नतीजा होता है। ये जिन्न तो मेरे पीछे पड़ गया। क्या करूं? इस जिन्न से पीछा कैसे छुड़ाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, हे महान जिन्न, मुझे इस बारे में सही बताऊं तो कुछ भी नहीं पता था। अगर मेरे पिता ने कोई सौदा किया है तो उसकी सजा तो मेरे पिताजी को मिलनी चाहिए ना कि मुझे। नहीं, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे पिता ने मुझसे चालाकी की थी, है ना? अब तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ओहो, लगता है कि ये मुझे छोड़ेगा ही नहीं। पता नहीं कहाँ फंस गया। हे महान जिन्न, अगर तुम्हें मेरी जान लेने में संतुष्टि मिलती है तो ठीक है, ले लो। तुम मुझे मार दो, मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मरने से पहले तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। कैसी इच्छा? मैं मरने से पहले अपने मित्र को आखिरी बार मिलकर उसे अलविदा कहना चाहता हूँ। बस मेरी इतनी ही सी ख्वाहिश है। जिन्न कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन बाद मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन कोई चालाकी करने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिन्न इतना बोलकर गायब हो गया। हाँ, अब जान में जान आई। मुझे अब समय गवाना नहीं चाहिए। मैं जल्दी से अपने मित्र गिलहरी के पास जाता हूँ और फिर इस जिन्न से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय खोजता हूँ। मंगरू बिना समय गवाए अपने मित्र को मिलने के लिए चला जाता है। जब मंगरू राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। वो देखता है कि द्वार पर कोई भी सैनिक नहीं है। अरे ये क्या? द्वार में तो एक भी सैनिक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अंदर जाके देखता हूँ। मंगरू जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि सभी लोग उदास और शांत खड़े थे। किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। तभी गिलहरी की नजर मंगरू पर पड़ी। गिलहरी मंगरू को अपने कक्ष में ले गया। अरे क्या हुआ मित्र? ये राज दरबार में इस तरह से अशांति क्यों छाई हुई है? क्या बात है? क्या बताऊं मित्र, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। क्या? तुम्हारी वजह से? मतलब मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। उस दिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मित्र। मैं उदास पिंजरे में बैठे बैठे राजमहल से बाहर की ओर देख रहा था कि तभी राजकुमारी मेरे पास आई और बोली,
क्या हुआ गिलहरी? तुम इस तरह उदास क्यों हो और बार बार बाहर की ओर क्यों देख रहे हो? ये पिंजरे का जीवन भी कोई जीवन है क्या राजकुमारी? देखिए ना, राजमहल इतना बड़ा है, लेकिन मैं तो इसकी खूबसूरती देख ही नहीं सकता। पता नहीं मैं कब इस पिंजरे से बाहर आ पाऊंगा और दुनिया देखूंगा। जब से मैं इस महल में आया हूँ तब से इस पिंजरे में ही कैद हूँ। मुझे भी बाहर घूमने का मन करता है। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ कभी कभी जंगल की ओर घूमने जा पाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें आज ही इस पिंजरे के जीवन से आजाद कर देती हूँ और तुम्हें जंगल घुमाने भी ले जाती हूँ। उस दिन राजकुमारी मुझे जंगल घुमाने के लिए ले गईं। चलते चलते हम दोनों एक जंगल के काफी अंदर तक चले गए और एक बड़े से वृक्ष के पास रुके। ये क्या? ये हम कैसी जगह पर आ गए? क्या हुआ राजकुमारी? अरे वाह, इस वृक्ष को देखो। ये वृक्ष कैसे चमक रहा है। वो वृक्ष रहस्यमयी तरीके से चमक रहा था और देखते ही देखते उस वृक्ष में अचानक एक रहस्यमयी द्वार बन गया और उससे तेज रोशनी निकलने लगी। अरे, अचानक ये द्वार कहाँ से आ गया? और ये द्वार इतना चमक क्यों रहा है? जरूर इसके अंदर कुछ होगा। चलो इसे पास से जाकर देखती हूँ। नहीं 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 राजकुमारी, उस द्वार के पास मत जाओ। रुको राजकुमारी, मत जाओ। राजकुमारी ने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी और उस द्वार के पास जाकर खड़ी हो गई। उस द्वार से निकलने वाली रोशनी जैसे ही राजकुमारी के ऊपर पड़ी, फिर क्या हुआ मित्र? राजकुमारी को कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे चुप क्यों हो, जल्दी बोलो ना। उसके बाद क्या हुआ, मुझे जानना है। क्या हुआ फिर? हाँ, फिर उस द्वार की रोशनी पड़ते ही राजकुमारी उस वृक्ष में समा गईं। मैं कुछ देर उसी वृक्ष के पास बैठा रहा और राजकुमारी का इंतजार करने लगा, लेकिन राजकुमारी उस वृक्ष से बाहर आई ही नहीं। तब मैं महाराज के पास गया और महाराज को सारी बात बताई। ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी एक वृक्ष के अंदर कैसे समा गई? चलो हम भी देखते हैं। महाराज और मैं दोनों ही उस वृक्ष के पास पहुँचे। तभी महाराज जल्दबाजी में उस वृक्ष के ज्यादा ही पास चले गए। देखते ही देखते महाराज भी उसी वृक्ष में समा गए। क्या? महाराज भी उसी वृक्ष में समा गए? क्या बात कर रहे हो मित्र? ये तो सच में चिंता का विषय है। महाराज के बिना इस राज्य का क्या होगा? वही तो मित्र, लेकिन हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या हालचाल है? बहुत दिनों बाद मिले। गिलहरी की बातों को सुनकर मंगरू उदास हो गया और उसके मुख से एक शब्द भी न निकला। क्या बात है मित्र? तुम्हारे चेहरे पर अचानक से ये उदासी कैसी? क्या बात है, मुझे बताओ। मंगरू ने गिलहरी को सारी बात बताई। हाँ, यही बात है। और अब वो जिन्न मुझे मारना चाहता है। तब मैंने उससे कुछ दिन का समय मांगा ताकि तुमसे मिल सकूं और हो सके तो जिन से बचने का कोई उपाय खोज सकूं। बाप रे बाप, इतना कुछ हो गया? बताओ भला, आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसा हाल हो गया। महाराज से बचे तो जिन्न पीछे लग गया और तुम मुझे अब बता रहे हो। क्या होगा आगे? क्या मंगरू अपने आप को उस जिन्न से बचा पाएगा? आखिर क्या है उस रहस्यमयी द्वार का रहस्य? क्या मंगरू उस द्वार का सच जान पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या है महाराज और राजकुमारी के गायब होने का रहस्य? इन सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है।